हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि आप सफल न हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने पॉलिटी का संसदीय व्यवस्था टॉपिक लिया है और इससे पहले कि मैंने टॉपिक करा दिए हैं और आप लोगों को पुरानी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, पीडीएफ भी डालना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे मैं सारी पीडीएफ डाल दूंगी। अभी पूरा डाल नहीं पाई हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पर चलते हैं और शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आज मैंने चैप्टर 12 लिया है, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 ये है, अनुच्छेद 74 और 75 ये है जो ये केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। तो अनुच्छेद 74-75 जो है केंद्र में संसदीय व्यवस्था को उपबंध करते हैं। और अनुच्छेद 163 और 164 यानी 163 और 164 ये राज्यों में। ठीक है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों को और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो संसदीय प्रणाली जो है, सरकार की संसदीय व्यवस्था, उसमें कार्यपालिका जो होती है वो अपने नीतियों और कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। ठीक है, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और दूसरी जो राष्ट्रपति शासन होता है, यानी जिसमें राष्ट्रपति मेन होता है, मुखिया होता है राष्ट्रपति, तो उसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये अंतर है इन दोनों में। ठीक है। और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। और ये जो राष्ट्रपति शासन होता है वो संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत आदि देशों में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है और यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। कैबिनेट सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। तो जो कैबिनेट सरकार होती है उसको किसके उसमें जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार के रूप में। ये उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट वास्तविक कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो एक मंत्रिपरिषद होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और वास्तविक कार्यकारिणी यही होती है, मेन कार्यकर्ता यही होती है, मंत्रिपरिषद ही। और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है। तो आप जानते होंगे इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक कि उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा। संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या हैं, यह हम देख लेते हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित रूप से हैं। पहला है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका, विधित कार्यकारी है। जैसे राष्ट्रपति है वह सिर्फ नाम का मुखिया होता है। मेन कार्यकर्ता कौन होता है? वास्तविक कार्यकर्ता कौन होता है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन की सरकार की विशेषता है ये संसदीय शासन की, कि जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम का मुखिया होता है और जबकि सारे कार्य वास्तविक कार्यकर्ता कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है।
अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी और उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। तो जो अनुच्छेद 74 है, ये ध्यान रखें, अनुच्छेद 74 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है और जो राष्ट्रपति कार्य संपन्न कराने में क्या करती है, वो परामर्श देती है, प्रधानमंत्री परामर्श देता है और राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए क्या होता है, वो बाध्य होता है। सेकेंड पॉइंट है बहुमत प्राप्त दल का शासन। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वह सरकार बनाती है। आप जानते हैं जब चुनाव होता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता जो होता है वो राष्ट्रपति उसे आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। तो सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उस दल के नेता की नियुक्ति करता है जिसको बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति क्या करता है, वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है, यानी प्रधानमंत्री ही के परामर्श देता है कि हमें इन मंत्रियों की नियुक्ति करनी है और इन विभाग के लिए। तो राष्ट्रपति उनकी बात को उनके परामर्श के अनुसार ही जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति सरकार द्वारा बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ये ध्यान दें, जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यानी कुछ सीटें एक दल को मिली कुछ दूसरे को मिली और कई बार थोड़ी थोड़ी सीटें मिलती हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी को भी अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, कई दल मिलकर आपस में गठबंधन कर लेते हैं, गठजोड़ कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है, अपना दावा पेश करते हैं कि हमने इतने इतने हमने कर लिए हैं इकट्ठे विधायक और हमें सरकार बनानी है, हमारे पास इतने मंत्री हैं। तो गठबंधन की सरकार बनती है इस तरीके से। थर्ड पॉइंट है सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन। अनुच्छेद 75 वह एक टीम की तरह है। अनुच्छेद 75 में यह है लोकसभा के प्रति गठबंधन, वह एक टीम की तरह काम करते हैं और सांसद रहते हैं। तो इनका मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व उनका होता है और वो सांसद रहते हैं, एक टीम की तरह सांसद कार्य करते हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में भी प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है, परंतु लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले जो मंत्री परिषद होती है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे क्या करती है, हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव में वोट डाले जाते हैं और उसमें जब अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के पक्ष में और विपक्ष में वोट डाले जाते हैं, तो अगर पक्ष में वोट कम पड़े तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे लोकसभा के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले जो मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। ठीक है। राजनीतिक एकरूपता। फोर्थ पॉइंट है सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। तो यह तो फैक्ट है कि जब राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त होते हैं, बहुमत में क्या होता है कि सब एक ही पार्टी के होते हैं, तो उनकी आपसी विचारधारा भी मेल खाती है और जो भी कार्य करते हैं तो सब मिलकर करते हैं और एक दूसरे के कार्य को सहमति प्रदान करते हैं। तो सर्वसम्मति के लिए क्या होते हैं, ये मंत्री सर्वसम्मति से कार्य करते हैं। दोहरी सदस्यता। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के भी और कार्यपालिका के भी दोनों के सदस्य होते हैं और इसका तात्पर्य कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता और यदि मंत्री बनता है तो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। तो जो भी मंत्री बनता है उसे संसद का सदस्य अवश्य बनना होता है। कभी कभी चुनाव होता है और चुनाव में हारने के बावजूद भी उनको मंत्री, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव हार गया तो उसे क्या करते हैं कि जब उनकी सरकार बनती है तो अपने उसको भी मंत्री बना देते हैं। उसमें क्या होता है कि उन्हें 6 माह के अंदर दोबारा से चुनाव जीतना होता है और संसद का सदस्य बनना होता है। तो 6 माह के अंदर ही चुनाव दोबारा कराया जाता है उस जगह का। 6 पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है।
वह मंत्री परिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका का निर्वहन करता है। निचले सदन का विघटन 7 पॉइंट है। संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। तो जब भी नया चुनाव होता है उससे पूर्व प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जब पूर्ण हो जाता है उससे पहले ही लोकसभा जब चुनाव होने वाले होते हैं तो राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग करता है और उसके बाद फिर चुनाव होता है। तो भी संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। गोपनीयता, ये भी बहुत मेन पॉइंट है। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्रवाई, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलवाते हैं और अन्य मंत्रियों को भी शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं क्या है, इसमें मैंने इसलिए थोड़ा सा लिया है क्योंकि जब संसदीय शासन है और एकात्मक शासन है तो उसमें थोड़ा सा आपको अंतर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जिससे। तो ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली जो सरकार होती है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति है जैसे, राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है, राज्य का भी होता है और वहां का भी, सरकार दोनों का भी मुखिया होता है। एक राज्य का मुखिया होने के नाते उसकी राजकीय स्थिति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो अमेरिका में चुनाव होता है तो उसमें जो भी जीतता है, जैसे इस समय बाइडेन ने चुनाव जीता है तो उन्हें 4 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया है और उसे कांग्रेसी द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार के 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। तो ये है वहां की विशेषता, एकात्मक शासन की या राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं थी। संसदीय व्यवस्था के गुण क्या हैं ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य बना रहता है। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार की विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच एक तो सामंजस्य बना रहता है इससे, और सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के जो विधायी और कार्यकारी, कार्यपालिका और विधायिका दोनों अंगों के बीच आपसी सहयोग रहता है और सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। कार्यपालिका भी स्वतंत्र है, विधायिका भी स्वतंत्र, दोनों अपने अपने कार्य अच्छी तरीके से अपने हिसाब से करते हैं, परंतु दोनों में सहयोग बना रहता है। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच जो है विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। ठीक है। उत्तरदायी सरकार, संसदीय शासन में एक ये भी गुण है, यह भी लाभ है कि संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो भी मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों से, जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। तो जब भी किसी प्रकार की मंत्रिपरिषद में आपसी टकराव या विभेद या किसी तरीके की स्थिति आती है तो इसमें प्रश्न काल के द्वारा, चर्चा के द्वारा, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से क्या करती है, संसद उन पर नियंत्रण रखती है। ये बाकी ये प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव जो भी है, अविश्वास पर, ये आगे मैं आपको लोगों को इसका विस्तार रूप से कराऊंगी, बताऊंगी कि ये सब चीजें क्या है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है निरंकुशता का
प्रतिषेध। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, जैसे कि मंत्री परिषद है, एक समूह है, न कि एक व्यक्ति में। तो ये मंत्री परिषद क्या है, कई व्यक्ति मंत्री मिलके मंत्री परिषद का निर्माण होता है और यह एक कोई व्यक्ति नहीं होता है। यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है। तो इसमें कोई एक किसी एक व्यक्ति पे कार्य नहीं है। तो इसमें क्या है, सभी मंत्री मिलके एक मंत्री परिषद का निर्माण होता है और उसका मेन जो होता है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तब इन सब व्यवस्थाओं से क्या होता है कि कई व्यक्ति मिलकर जब एक समूह का निर्माण करते हैं तो उनमें आपस में कोई अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, उसमें आपसी सहमति बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से निरंकुश नहीं हो सकता कोई। तो निरंकुश प्रकृति पर क्या है कि यह रोक लगाती है, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो जो कार्यकारिणी होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे कब हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो जो सत्तारूढ़ दल होता है या जो वर्तमान सरकार होती है, उसका अगर बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा या उसके कभी कभी क्या होता है गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें मंत्री फिर वापस एक दूसरे दल में चले जाते हैं या फिर अपना हट जाते हैं वहां से। तो उसमें क्या होता है कि बहुमत की सरकार जो होती है वो अल्पमत में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो राज्य का मुखिया होता है, राष्ट्रपति होता है, वो क्या करता है, विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। बाकायदा उन्हें विश्वास मत हासिल होना चाहिए, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें एक सरकार के पक्ष में और एक सरकार के विपक्ष में चुनाव होता है, वहीं पे वोट डाले जाते हैं। संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं वोट डालते हैं। तो जब वोट डाले जाते हैं तो उसमें ये जो है देखा जाता है कि किसके विश्वास में और किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में कितने वोट पड़े हैं। तो उस हिसाब से उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि इसका तात्पर्य है कि चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। तो इससे ये फायदा होता है कि चुनाव में बहुत खर्चे हो जाते हैं और बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बिना चुनाव के ही इस तरीके से एक वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। और इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि विपक्ष का जो नेता होता है वो क्या होता है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। व्यापक प्रतिनिधित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह में से गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है। ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होता है, वो मंत्रियों का जब चयन करता है तो सभी वर्गों के सभी क्षेत्रों के मंत्रियों का चयन करता है, जिससे कि सब अपने अपने क्षेत्रों का अपने अपने वर्गों का इन सब उसका विकास समान रूप से हो सके। तो प्रधानमंत्री इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मंत्रियों का चयन करता है। अब संसदीय व्यवस्था के दोष भी देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी व्यवस्था के अगर गुण है तो दोष भी होते हैं थोड़े उसमें। गुणों के बावजूद संसदीय व्यवस्था के दोष भी हैं। इसमें क्या है, अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। कई दल मिलकर अगर सरकार का गठन करते हैं तो उससे क्या होती है, सरकार अस्थिर हो जाती है। कब कौन मंत्री वहां का अपना दल बदल ले या अपने दल में दूसरे दल में चला जाए, तो इन सब चीजों से बड़ी दिक्कत आती है। तो अस्थिर सरकार का गठन होता है इससे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगढ़, आई के गुजराल के नेतृत्व वाली जो सरकारें थी, यह सब इसका उदाहरण थी। इनकी सरकारें ज्यादा दिन चल नहीं पाई थी इसी वजह से। ठीक है। दूसरा है नीतियों की निश्चितता का अभाव। संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कोई
वर्तमान सरकार आई वो अपने तरीके से कार्य कर रही है और उसने बहुत सारी नीतियां लागू करने की कोशिश की, बहुत सारे काम करने के लिए कोशिश की है और उसने शुरुआत तो कर दी। लेकिन अगली बार क्या हुआ कि 5 साल के बाद जब चुनाव हुआ, सरकार जो बदल गई और सरकार ने उस कार्य को लगातार नहीं किया और उसने अपनी नीतियां लागू कर दी। जैसा कि सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती हैं। सत्तारूढ़ दल है और उसमें नीतियां अगर परिवर्तित हो गई तो फिर परिवर्तन हो गया तो सरकार की नीतियां भी परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नई नीतियों को पलट दिया था। तो 1977 में हुआ था ऐसा। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। जनता सरकार ने पूर्व की जनता सरकार थी जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जो नई नीतियां लाई थी उसको सबको इन्होंने पलट दिया था। और लेकिन ये ऐसा ही कि जब अगली बार कांग्रेस की सरकार आई 1980 में, 3 साल तक चली थी मोरारजी देसाई की सरकार, जब 1980 में आई सत्ता में कांग्रेस तो इसने भी ऐसा ही काम किया, उसने उनकी नीतियों को पलट दिया। तो ये सब बड़ी दिक्कतें आती हैं, कोई कार्य होता है तो फिर क्या होता है वो वहीं पर स्थगित हो जाता है। तो इससे अनिश्चितता का अभाव हो जाता है और काम अनिश्चितता का इसमें समावेश हो जाता है। थर्ड पॉइंट है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। जब भी वर्तमान सरकार होती है अगर उसे बहुमत प्राप्त होता है तो वो क्या करती है, निरंकुश हो जाती है और सारे मंत्री मिलकर निरंकुशता का कार्य करते हैं और निरंकुश होकर अपने अपने मनमाने तरीके से अपने कार्यों को करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी सरकार तो 5 साल हिलने वाली है नहीं। वही होता है कि जब लगभग असीमित शक्तियों की तरह यह कार्य करने लगती है, उसके पास बहुत शक्ति आ जाती है, उन्हें लगता है हमारी सरकार टूटने वाली तो है नहीं, तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, निरंकुश हो जाती है सत्तारूढ़ पार्टी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। तो ये भी ये कथन होते हैं, इसे याद रखें आप और इसे अच्छी तरीके से आप करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसने क्या कहा है, कथन पूछे जाते हैं। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। फोर्थ पॉइंट है संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका का एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका और कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। जैसा कि बेगहाट उल्लेख करते हैं, कैबिनेट कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में यह शक्तियों का मेल होता है। तो ये जो शक्ति की पृथक्करण का सिद्धांत होता है, तो ये बेगहाट क्या कहते हैं कि वैसे तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका को जोड़ने में यह भूमिका निभाती है और दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य होती है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो कार्य भी नहीं, आगे सरकार भी नहीं चल पाती है, कार्य भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह सरकार की जो पूरी व्यवस्था है वो कहने को तो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है, लेकिन यह सिद्धांत के खिलाफ जाती है और यह शक्तियों का क्या होता है, आपस में मेल एक तरीके का होता है। संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के क्या कारण थे ये हम देखेंगे कि आखिर में हमारे देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया, उसके क्या कारण थे, क्या गुण थे कि जो इसे स्वीकार करने के लिए वो बाध्य हुए। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश काल से ही यहाँ अस्तित्व में थी। तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उससे पहले जब इसकी प्रक्रिया चली 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो इस पे सब विचार मंथन हुआ और उसमें यह देखा कि 200-250 साल से पहले से इनकी सरकार ब्रिटिश सरकार थी हमारे यहाँ, तो उसमें यह देखा इन्होंने कि ये जो सरकार अस्तित्व में है वह इसी हिसाब से कुछ सालों से काम कर रही थी, 30-40 वर्षों से। के मुंशी ने तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया है, इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, तो हम क्यों और चक्करों में पड़े और क्यों महान अनुभव को खरीदें। तो उनका कहना था कि इस 30-40 साल से ये यही संसदीय शासन की व्यवस्था यहाँ पे लागू है और इसी तरीके से कार्य हो रहा है, तो इस वजह से इन्होंने
इन सब लोगों ने सोचा कि यही हमारे लिए उपयुक्त है, इसी के हिसाब से काम होता रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि संविधान में इस ओर इशारा किया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को दो शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, अस्थायित्व एवं उत्तरदायित्व। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, एक तो अस्थायित्व और दूसरा उत्तरदायित्व। तो इसमें उत्तरदायित्व भी होगा और अस्थायित्व भी होगा। तो संसदीय व्यवस्था का उनको स्वीकार करने का संविधान निर्माताओं का मेन कारण यह था कि इसमें अस्थायित्व भी है, उत्तरदायित्व भी होता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह सब अभी तक संभव नहीं हो पाया है और ऐसी व्यवस्था खोजा जाए जिनमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य था उसमें फिर भी कमियां रह जाती हैं। विधायिका कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो टकराव है उसको नकारा जाए, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन दो घटकों के बीच संघर्ष को और अस्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता। वे चाहते थे एक ऐसी सरकार बने जो देश के चौमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। तो हमारे जो संविधान निर्माता था वे चाहते थे कि कार्य विधायिका और कार्यपालिका के जो बीच टकराव होता है उसको टकराव को नकारा जाए, और ऐसा वहाँ पे होता है अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है वहाँ पे ये सब चीज़ें। तो अस्थाई इसमें क्या है कि इन दो घटकों के बीच संघर्ष को और अस्थाई खतरे को बहन नहीं किया सकता। अगर यहाँ ऐसा बार बार होता है, आपस में संघर्ष होता है, तो वह अस्थाई हो जाएगी और इसके खतरे को हमारे यहाँ बहन नहीं किया जा सकता है। वे चाहते थे एक ऐसी सरकार बने जो देश के चौमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। भारतीय समाज की प्रकृति। तो हमारे भारतीय समाज की प्रकृति क्या है। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। उनका अपनाने का ये भी एक वजह थी, एक कारण था कि यह मिश्रित और राज्य सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। हमारे यहाँ कई धर्मों के लोग, कई वर्गों के लोग, जातियों में, आपस में, क्षेत्रों में, भाषाओं में, हर तरीके से हमारे यहाँ क्या है, लोग बटे हुए हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल कर एक रहते हैं। तो इसमें यही था कि इन्होंने सोचा कि हमारा जो समाज है वो हमारा समाज क्या है, जटिल समाज है, और हमें इस तरीके संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों के क्षेत्रों को हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। तो उनके बहुत महान उद्देश्य थे संसदीय व्यवस्था को अपनाने के लिए, जिससे कि अखंड भारत का निर्माण हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ते हुए अखंड भारत का निर्माण कर सके। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला चैप्टर शुरू होगा। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।